चलो फ्रेंड्स, फिर से आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। लास्ट टाइम हम लोगों ने अकाउंटेंसी के ऑब्जेक्टिव्स का और कैरेक्टरिस्टिक्स का डिस्कशन किया था। इस बार हम उसके आगे के टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे। तो चलो फ्रेंड्स, एंजॉय भी करेंगे, पढ़ेंगे भी। फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स, एडवांटेजेस, ऑब्जेक्टिव्स पे बात कर ली। अब अगर हम किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या किसी भी पर्सन के बारे में भी अगर हम जानते हैं, तो सिर्फ उसकी खूबियाँ नहीं पर उसकी कमियों को भी उतना ही ध्यान में लेना ज़रूरी होता है। तो चलो फ्रेंड्स, देखते हैं कि अकाउंटिंग की लिमिटेशंस क्या है। तो पहला है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी के अंदर ही हम लोगों ने देखा था कि मिकी को उसके फ्रेंड्स मिले थे, डोनाल्ड और गूफी वगैरह, बट उसको भले ही कितनी भी खुशी हुई हो, वो क्योंकि नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन था तो वो उसे रिकॉर्ड नहीं कर पाए थे। तो फ्रेंड्स, वैसे ही यहाँ पे वो अकाउंटिंग की एक लिमिटेशन भी बन जाती है कि वो नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं कर सकता। देखो यहाँ पे दिया है, इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। एग्जाम्पल, परचेज और सेल ऑफ मटेरियल, purchase or sale of assets. The qualities like honesty, loyalty, commitment of employees working in the organization play significant role for the development of business. These aspects are not considered in accounting. तो फ्रेंड्स देखो, अगर आपने रॉ मटेरियल या कच्चा माल खरीदा या बेचा, आपने कोई मिलकत खरीदी या बेची, वो सब चीज़ें आप अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हो। पर आपका कोई एम्प्लॉय है जो कि बहुत ही ज़्यादा ईमानदारी से काम करता है, बट ये ईमानदारी पैसों में तोलने वाली क्वालिटी नहीं है। भले ही किसी एम्प्लॉय का ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, दिल लगा के, मन लगा के काम करना काफ़ी फ़ायदेमंद होता है कंपनी के लिए या बिज़नेस के लिए, बट उसको आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो फाइनेंशियल नेचर का नहीं है। फिर फ्रेंड्स, दूसरा पॉइंट जो है वो है स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल। एग्जाम्पल, एन एसेट वॉज परचेज्ड बिफोर 5 years for 50,000. If replacement is required to be done, then in this case more than 50,000 has to be paid to acquire same type of asset due to inflation. बेटा, इस चीज़ को अगर सिंपल तरीके से हम अगर इस पे चर्चा करें तो इसमें इस तरीके से होता है कि अगर आपने कोई एसेट आज ख़रीदा, आज मान लो ज़मीन कुछ रेट पे आ रही है, अगर आप 5 साल 10 साल के बाद वो ज़मीन ख़रीदने जाओगे या उतनी ज़मीन आपको ख़रीदनी होगी वही लोकेशन पे, तो रेट काफ़ी बढ़ गया होगा महंगाई की वजह से। पर अकाउंटिंग के अंदर क्या होता है कि भाई आपने जो लिखा, आप बुक में हर साल वैल्यू चेंज नहीं करते, वो स्टेबल वैल्यू रहती है हर बार। तो ये भी अकाउंटिंग का एक लिमिटेशन आ जाता है। अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी रिमेन स्टेबल, प्रैक्टिकली दिस इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो आपने रिकॉर्ड किया है वो वैल्यू तो कोई अपने आप मार्केट रेट के हिसाब से चेंज नहीं होने वाली, अपने आप लिखा हुआ थोड़ी चेंज होगा। तो ये एक अकाउंटिंग की लिमिटेशन है। अ स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी एजम्पशन कैन बी ट्रीटेड एज अ लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। फिर फ्यूचर की कुछ धारणाएं, कुछ एक्सपेक्टेशन अगर आप लिख के रखो, अंदाजे वाली चीज़ों को ध्यान में रखो, तो थोड़ा बहुत डिसीज़न लेने में हेल्पफुल हो सकता है। पर अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ जो घट चुका है उसी चीज़ पे बात करता है। हालांकि फ्रेंड्स, फ्यूचर में जो भी अपनी पढ़ाई आएगी वहाँ पे प्रोविज़न्स वाली बातें आएगी, जहाँ पे आप एस्टिमेशन के बेस पे प्रोविज़न या रिजर्व करते हो। बट फिलहाल हम इसको एक लिमिटेशन के तौर पे देखेंगे कि अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन ही रिकॉर्ड की जाती है। तो इन अकाउंटिंग हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स आर रिकॉर्डेड। नो करेक्शंस आर अलाउड इन ट्रांजैक्शन फॉर एनी मिस्टेक्स, बट स्टिल हिस्टोरिकल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर यूजफुल टू टेक फ्यूचर डिसीजन। तो जो आप हो चुका है उसी को आप लिखते हो, उसके अंदर कोई एडिशन, डिलीशन, करेक्शन की पॉसिबिलिटी नहीं होती। बट चाहे कोई, भले ही आप इसको लिमिटेशन के तौर पे मानो, बट हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन काफ़ी सारे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। फिर है अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू।
अब ये पॉइंट का ऊपर स्टेबल वैल्यू वाली लिमिटेशन से भी लेना देना है कि अकाउंटिंग के अंदर हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं वो आप जो एक्सचेंज प्राइस वगैरह से करते हो उस बेसिस पे रिकॉर्ड करते हो, तो जो चेंज होता है मार्केट वैल्यू में वो हम इसके अंदर नहीं बताते. द वैल्यू ऑफ एसेट्स कीप ऑन चेंजिंग, देयर मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजिंग. In accounting, market value is ignored and only actual cost based treatments are given. तो मार्केट वैल्यू को इग्नोर किया जाता है और जो एक्चुअल में आपका कॉस्ट पड़ा है उस बेसिस पे ही रिकॉर्ड किया जाता है. फिर फ्रेंड्स देखो, यूज़ ऑफ एस्टिमेट्स. कुछ जगहों पे एस्टिमेशन, अंदाज़ा, ठीक है, उसके बेसिस पे भी इफ़ेक्ट दी जाती है. इन अकाउंटिंग, items like bad debt reserve is determined on estimation. If estimations are mistake oriented, it will be reflected in the accounts. But this kinds of estimates are done on the basis of past experience and logic, so possibility of mistake remains minimum. अब फ्रेंड्स कैसा होता है, काफ़ी सारे बिजनेस के अंदर आप लोगों को कुछ गलत इंटेंशन वाले लोग मिल जाते हैं जो कि आपके वहाँ से चीज़ें ज़रूर ख़रीद के ले जाते हैं बट टाइम पे पैसे नहीं देते. अब मतलब आप किसी पर्टिकुलर लोकेलिटी में रहते हो तो एक इमेज होती है, एक पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे एक आपका अंदाज़ा रहता है कि भाई इस एरिया के अंदर 10% लोग तो पैसा टाइम पे नहीं देते. तो अगर पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे इन्फॉर्म्ड डिसीजन है तो ज़्यादातर सही पड़ता है, बट वहाँ पे भी गलती की गुंजाइश होती है. फिर ड्यूअल स्टैंडर्ड्स. देयर आर टू इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट. Profit and loss account, which is known as income statement, is prepared on current prices while items of balance sheet are disclosed at old price. This kind of disparity prevails. अब बेटा पहले तो ड्यूअल स्टैंडर्ड मतलब कि अकाउंट्स दोहरापन अपनाता है कुछ जगहों पे. मतलब कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनाता है वो करंट प्राइस को ध्यान में रख के किया जाता है, पर जो बैलेंस शीट बनती है वो बुक वैल्यू या मतलब कि आप कह सकते हो हिस्टोरिकल प्राइस को ध्यान पे रखे किया जाता है. तो इस टाइप का डिस्पैरिटी मतलब कि दोगलापन या फिर अनिश्चितता आपको दिखती है. पर देखो बेटा बोला है ये लिमिटेशंस तो ना के बराबर है. इन स्पाइट ऑफ हैविंग दिस लिमिटेशन, अकाउंटिंग हैज़ वेरी प्रैक्टिकल एंड इम्पॉर्टेंट रोल फॉर द ओनर्स ऑफ बिजनेस, गवर्नमेंट, अदर स्टेक होल्डर्स लाइक इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, लेंडर्स एट्सेट्रा. तो देखो बेटा इन्होंने बोला है कि भले ही अकाउंटिंग की इतनी लिमिटेशंस हो पर ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिज़नेस के मालिकों के लिए, देश के गवर्नमेंट के लिए और सभी वो स्टेक होल्डर्स, हर वो लोग जो कि बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो लोग पैसा लगाते हैं, जो लोग आपको लोन देते हैं या फिर जो लोग आपको उधारी पे माल देते हैं. This limitation of accounting do not work as hurdles in the development of accounting. और ये limitation accounting के development के रुकावट के तौर पे कहीं पे भी नहीं आते. Besides, this limitation can be removed because accounting has been developed as a language of business and science and art. और बेटा ये देखो यहाँ पे ज़बरदस्त बात आ जाती है कि ये limitations होने के बावजूद accounting business की language के तौर पे और एक विज्ञान और एक कला के तौर पे अभी डेवलप हो चुका है. ओके तो फ्रेंड्स ये जो वर्ड्स है ना, लैंग्वेज ऑफ बिजनेस और साइंस और आर्ट, अगर बेटा इसको आपने समझा और उस नज़रिए से आपने अकाउंटिंग को देखना स्टार्ट कर दिया तो बेटा ये जर्नी आपके लिए बहुत ही हैप्पी एंड पीसफुल जर्नी रहेगी और आप बहुत ही एंजॉय करोगे अकाउंटिंग को.